जी सर, कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से संपत्ति के मूल्यांकन की बात उसमें लिखी गई है, अल्पसंख्यक शब्द इस्तेमाल किया गया है, तमाम अन्य बातों का जिक्र किया गया है। प्रधानमंत्री जी भी लगातार कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हमलावर हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र को आप किस नजरिए से देखते हैं? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इसमें मुस्लिम लीग की छाप दिखती है। देखिए, बात तो सत्य है। देखिए, कांग्रेस के डीएनए में, कांग्रेस की सोच के अंदर ये जो वोट बैंक की राजनीति और मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति है, ये उसके देश की आजादी के बाद भी वो उससे निकल नहीं पाए। देश के विभाजन की इतनी गंभीर, कितनी त्रासद घटना हुई, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने वो जो है इस दुष्चक्र से निकल नहीं पाए और वो कहीं ना कहीं कभी न कभी वोट प्राप्त करने के लिए मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते रहे हैं। जैसे अभी आरक्षण के विषय में जो है, संविधान में उसके संबंध में स्पष्ट निर्देश है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में रूलिंग दी हुई है। इसके बाद भी बार बार कहते हैं, तो जो कई बार संविधान का जो विषय उठाते, संविधान की रक्षा के लिए हम कर रहे हैं। आप संविधान की रक्षा के लिए काम कर रहे हो कि संविधान का उल्लंघन करने के लिए काम कर रहे हो? और चलिए एक बार आपको बागपत लेकर चलते हैं। पवन गौड़ हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पवन, जरा एक बार जल्दी से तस्वीरें आप दिखा दीजिए वहां की। देखिए अमनदीप, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, लेकिन तस्वीरों के साथ साथ आपको इस बार का दिलचस्प एक आंकड़ा बता देता हूं कि 47 साल में पहली बार बागपत सीट पर ऐसा हो रहा है कि चौधरी चरण सिंह या उनके परिवार से कोई सदस्य यहां चुनाव नहीं लड़ रहा है। चौधरी चरण सिंह यहां से कई बार सांसद रहे, उनके बाद में उनके बेटे अजीत सिंह यहां से सांसद रहे, उनके बाद में फिर 2014 से सत्यपाल सिंह यहां बीजेपी के सांसद बने, लेकिन यहां से चुनाव जयंत ने भी लड़ा और उसके उनका और अजीत सिंह ने भी चुनाव यहां से लड़ा। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि आरएलडी से कैंडिडेट तो है, लेकिन चौधरी चरण सिंह के परिवार से कोई कैंडिडेट यहां से बागपत से चुनाव नहीं लड़ रहा है। जाटलैंड माना जाता है, चौधरी परिवार की एक बिल्कुल पृष्ठभूमि की सीट मानी जाती है, गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस बार राजकुमार सांगवान को आरएलडी बीजेपी गठबंधन से टिकट दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ लंबी लंबी कतारें हैं, यहाँ लगातार लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और लगातार वो जो है सुबह से 7 बजे से ही हम ने यहाँ देखा कि यहाँ जो यमुना इंटर कॉलेज है, जाटों में खुशी बहुत ज्यादा थी जब सम्मान का अनाउंसमेंट किया गया। उसके बाद पे जयंत चौधरी सम्मान लेने के लिए पहुंचे, तो जाटों में खुशी बहुत ज्यादा थी। और सौरभ दुबे जी हमारे साथ पे जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर बताइए, आपका चुनावी गणित क्या कहता है? कौन सी पार्टी जिसको फायदा होते हुए आप इस बार देख रहे हैं? देखिए, फायदा और नुकसान वाली बात नहीं है। बात यह है कि लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के बाद से मोदी सरकार पर जनता का विश्वास है और 2014 के बाद से मोदी सरकार पर, 2017 के बाद से योगी सरकार पर, तो जनता कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो स्थायी सरकार चाहती है। वो संविदा पर सरकार नहीं चाहती, वो ऐसी सरकार चाहती है जो पूरे 5 साल तक टिके। क्योंकि जिस प्रकार से अभी मैं देख रहा था, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लगातार बात कर रहे हैं, वो अरुण गोविंद जी को लेकर के बार बार टिप्पणियां कर रहे हैं। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि अभी जिस प्रकार से अरुण गोविंद जी को देखिए, हिंदुस्तान की जनता या उत्तर प्रदेश की जनता जो है, वो कहीं ना कहीं भगवान राम का जो उन्होंने चरित्र निभाया था रामायण के अंदर, उसमें वो कलाकार कहीं ना कहीं देखती है। और आप अगर जिस प्रकार से व्यक्तिगत उन पर हमला करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो आपने अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी मूर्ति की, वहां पर आपने उसको निमंत्रण को अस्वीकार किया था, वहां पर नहीं जा पाए थे। तो ये दूसरी गलती सुबह सुबह चुनाव के वक्त मत करिए, क्योंकि जनता वोट डालने जा रही है। आप राष्ट्रीय टेलीविजन पे हैं, उत्तर प्रदेश की पूरी जनता आपको न्यूज 18 के माध्यम से देख रही है, तो उनको लगेगा कि कहीं ना कहीं आप व्यक्तिगत रूप से उनकी छवि को जो है, उनकी छवि पर हमला कर रहे हैं। तो वो जो भगवान राम वाली बात है, वो कहीं ना कहीं वो दोबारा से वो बात आ जाएगी। और देखिए, जनता क्या है ना, उनके अभिनय को जनता ने पसंद किया, ये बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। लेकिन उनकी तरफ से जिस तरह का स्टेटमेंट दिया गया, वो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया, ये भी एक सच्चाई है। मैं लौटूंगी आपके पास में, बीजेपी से प्रवक्ता भी हमारे साथ में जुड़े हैं, शरद जी, लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा है। ये बात भी सही है कि विकास का मुद्दा बीजेपी की तरफ से भुनाने की कोशिश की गई, और वो विकास का मुद्दा मैं लोगों से बातचीत कर रही हूँ तो वो सुनने को भी मिल रहा है। जनता चाह रही है कि आगे भी इसी तरह का विकास होता रहे, और ऐसे में कुछ सीटें ऐसी भी है। अमरोहा की बात कर ली जाए तो वहां पर पहले पिछली बार 2019 में इलेक्शन हुआ तो बीएसपी ने जीत दर्ज की थी। ऐसी सीटें जहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज नहीं की है, वहां के लिए क्या रणनीति है, वहां पर जीत का क्या आधार रहेगा बीजेपी का, ये भी आप बताइए, क्योंकि 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है बीजेपी।
देखिए, हम लोगों ने जिस तरह का विकास का कार्य किया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने पिछले 10 साल में हर चुनाव में उस पर मोहर लगाई है। हमारा कोई ना मुद्दा बदलने वाला है, ना हमारा नेता बदलने वाला है, और ना हमारा संगठन। जो आज अभी हमारे मित्र राठी जी कह रहे थे कि साहब आपके चेहरे से मुस्कान खत्म हो गई, हवाइयाँ तो इनके चेहरे से उड़ रही हैं कि अखिलेश जी को जाके मोर्चा संभालना पड़ रहा है। वहाँ से जो युवा नेता हैं वो वायनाड से वापस बुलाए जा रहे हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से हारे तो वायनाड गया, वायनाड से हारे तो फिर उत्तर प्रदेश आए, क्योंकि वहाँ एनए राजा उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही है। आपके नेता की तरफ से ही दिया गया था ना, स्मृति ईरानी तो उन्हें खुला चैलेंज दे रही थी सर। नहीं, बिल्कुल तो आप ही की तरफ से दिया गया था उनको, नहीं, अमेठी हम तो अभी भी कह रहे हैं सर, वो आ गए तब भी आपको दिक्कत है। नहीं, हम तो देखिए, ये राज परिवार की लड़ाई है। ये एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एक तरफ राज परिवार है। तो जहां जनता लड़ रही है और राज परिवार लड़ रहा है, सनातन धर्म और संतान धर्म की लड़ाई है। तो जहां सनातन धर्म के खिलाफ होगा तो क्या नतीजा निकलेगा, ये सबको पता है। तो इन लोगों को अपनी हार दिख रही है। हमारा एनडीए आज से 26 साल पहले भी था, आज भी एनडीए है। इनका यूपीए था, वो एनडी गठबंधन बन गया। मुद्दे से धीरे धीरे खसकते हुए आप फिर से सनातन की तरफ बढ़ गए। नहीं, हम तो आप हमसे अब विकास की बात करिए ना। हम तो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी फील्ड में, ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास में। जनता के कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं और इलेक्शन को लेकर बाकी भी कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही है, वो आपको सुनाते हैं। चरण में मेरठ की जो 5 विधानसभाएं वो आज मतदान में हो रहा है, और प्रातःकाल 7 बजे से जो मतदान है वो प्रारंभ हो चुका है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। इसमें हमारे 15,000 से अधिक पुलिसकर्मी जो है पोलिंग स्टेशंस पे तैनात है, और इसमें हमारे केंद्रीय पुलिस बल के साथ साथ हमारे जो पीएससी का बल है वो भी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुस्तैद है। साथ ही साथ हमारे जगह जगह पर हमने क्विक रिस्पांस टीम्स को भी जगह जगह लगाया है कि कहीं पे कोई शिकायत वगैरह आए तो तुरंत ही पुलिस को वहाँ पे 4 से 5 मिनट के भीतर वहाँ पहुँचाया जा सके। सभी जगह स्थिति सामान्य है। इसके अलावा हमारे 11 क्षेत्राधिकारी अपने समकक्ष मजिस्ट्रेट्स और जो 4 एडिशनल एसपी हैं वो भी अपने समकक्ष मजिस्ट्रेट के साथ लगातार ही फील्ड में भ्रमणशील हैं। ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने के लिए पूरा प्रयास करें। मैं बूथों पे जाऊंगा अपने पति को घर छोड़ के, और जलपान तो कहीं ना कहीं मिलता ही रहता है। परिवार का कौन साथ आया है आपके? मेरा पूरा परिवार साथ आया। मेरी पत्नी है, मेरे दोनों बेटे हैं, दोनों बहुएं हैं, छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, एक बच्चे को छोड़ गया, तीनों पोते पोती मेरे साथ आए। क्या वजह है जो बच्चों को लेकर आए? उन्हें दिखना चाहिए ना कि मतदान क्या होता है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। उन्हें समझ आना चाहिए। इनके लिए एक ट्रेनिंग भी है और एक लिसनिंग भी है और एक उनके लिए एक्सपीरियंस भी है। देश के हित के लिए सब लोग मतदान करें, पहले मतदान और बाद में जलपान। तो ये चुनाव विकसित भारत का चुनाव है, ये चुनाव विकसित उत्तर प्रदेश का चुनाव है। तो बड़ी संख्या में लोग वोट डाल रहे हैं और लोग तरक्की चाहते हैं, लोग विकसित भारत मोदी की गारंटी है। और तीसरा जो कार्यकाल है नरेंद्र भाई मोदी जी का, वो बहुत स्वर्णिम कार्यकाल रहेगा। 14 से लेके और 2019 तक जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था वो साकार हुआ। गरीब कल्याण की योजना जमीन पर लागू हुई, और 2019 से लेके 24 तक आप देखेंगे कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो सपना था जम्मू कश्मीर को लेकर, उन्होंने जो बलिदान दिया था अपना, धारा 370 को समाप्त किया। देश के अंदर जितने भी मुगल आए उन्होंने हमारे यहाँ जितने भी स्थान हैं, हमारे जो भगवान के आराध्य, हमारे जो आराध्य हैं, उनके जो पवित्र स्थानीय थे और किस कैंडिडेट को वोट दिया गया ये बताना उचित नहीं होगा। लेकिन मेरा मानना है कि लोकतंत्र में मतदान न केवल आपका अधिकार है बल्कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवश्य पूरा करें। मेरी सभी लोगों से अपील है कि बड़ी से बड़ी संख्या में आए और मतदान को पूर्ण करें। और चलिए अब आपको संदीप पांडे का रुख कर लेते हैं अलीगढ़ में, जहां पर संदीप के साथ में उत्तर प्रदेश के मंत्री मौजूद है रघुराज सिंह जी। उनसे खास बातचीत करेंगे। संदीप, ओवर टू यू।